हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम नया मॉड्यूल स्टार्ट कर चुके हैं। इस मॉड्यूल में हम EIM पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट। ये इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के सेकेंड ईयर के बच्चे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ और बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट। फ्रेंड्स, अगर मेज़रमेंट की बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट जो सब्जेक्ट है वो कितने टर्म से मिलकर बना है, तो इसमें दो टर्म है फ्रेंड्स। पहला टर्म है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा है मेज़रमेंट। अगर बात करें मेज़रमेंट और इंस्ट्रूमेंट की तो है क्या, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेज़रमेंट की बात करें तो मेज़रमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को मापना, चाहे वो उसका गुण हो, चाहे वो उसका परिमाण हो, चाहे वो उसकी मात्रा हो, चाहे वो उसका आयाम हो। किसी भी फॉर्म में हम किसी भी वस्तु की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्वांटिटी या फिर किसी भी क्वांटिटी की हम मात्रा को मेज़र कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा मेज़रमेंट। इस पूरी प्रोसेस को आपने बोल दिया क्या, मेज़रमेंट। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि मेज़रमेंट की, तो मेज़रमेंट किसी वस्तु के आयाम, परिमाण, मात्रा, गुण आदि को ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही हमने क्या बोल दिया, मेज़रमेंट। बात करें फ्रेंड्स कि मेज़रमेंट क्या है, तो सिंपल वे में अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि हमने मिल्क खरीदा, तो मिल्क हम कैसे खरीदेंगे। हमको मिल्क अगर खरीदना है तो हम उसकी मात्रा बताएंगे कि हमको 1 लीटर चाहिए या फिर 2 लीटर चाहिए या 3 लीटर चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर बात करें हमको कोई दूसरा एक मटेरियल चाहिए, सपोज़ दैट हमको वीट चाहिए, तो हम वीट कैसे खरीदेंगे, हम केजी के हिसाब से उसको खरीद लेंगे। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ भी हम इलेक्ट्रिकल उपकरण में जो भी हम मात्रा को, जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण की क्वांटिटी है उसको मेज़र कर रहे हैं, लाइक वोल्टेज, करंट एंड पावर फैक्टर। ठीक, तो अगर बात करें कि हम इन सारी चीज़ों की मात्रा को या फिर इसके परिमाण को या फिर इसके आयाम को माप रहे हैं, तो हमने बोल दिया इस पूरी प्रोसेस को मेज़रमेंट। देखिए फ्रेंड, the process of electrical quantities like voltage, current, power and power factor etc. फ्रेंड्स, अगर इन सब की बात करें कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं मेज़रमेंट करने की, उसको हमने क्या बोल दिया, मेज़रमेंट। कहने का मतलब साफ है फ्रेंड्स कि अगर हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वोल्टेज या फिर करंट या फिर उसकी पावर या फिर पावर फैक्टर को मेज़र कर रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया मेज़रमेंट। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करें कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या हैं, तो चलिए देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या हैं अब हमारे। फ्रेंड्स, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या हैं, ये एक प्रकार के यंत्र होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, वह यंत्र जो मूल विषय का रूपांतरण करता है इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका, ये जो लाइन लिखी है इसका क्या मीनिंग है इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, तो बात करें इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा फ्रेंड्स, जो हमारी मूल विषय का किसी भी फॉर्म में रूपांतरण कर रहा है। मूल विषय मीन्स किसी भी क्वांटिटी को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो मैकेनिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो केमिकल क्वांटिटी हो, उसका अगर रूपांतरण कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो हमने उसको इंस्ट्रूमेंट बोल दिया। पर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पढ़ने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करने वाले हैं, जैसे करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के कोई भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं तो हम उसको बोल देंगे ये हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक, अगर फ्रेंड्स बात करें कि कार्य सिद्धांत के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें इनके कार्य सिद्धांत, तो कार्य सिद्धांत पहला क्या होगा, पहला तो हम क्या कर सकते हैं, उससे मेजरिंग कर सकते हैं। ठीक, मेजरमेंट वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे फ्रेंड्स, कुछ कंट्रोलिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसके द्वारा हम किसी भी क्वांटिटी का मेज़रमेंट करेंगे, चाहे वो उसके मात्रा को हो लेकर, चाहे वो उसके एम्पलीट्यूड को लेकर हो, चाहे वो उसकी क्वांटिटीज़ को लेकर हो। इन सारे चीज़ों को जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया वो वाले हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारे वो इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनके माध्यम से हम या जिनकी हेल्प से हम कंट्रोलिंग करेंगे।
तो इन इंस्ट्रूमेंट को हम बोल देंगे कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक फ्रेंड्स, अगर बात करें जो हमारे ये इंस्ट्रूमेंट है तो ये हमारे पावर प्लांट होते हैं या फिर जो नॉर्मली प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत यूजेबल हैं। हम अपनी सारी कंट्रोलिंग, सारी मेजरिंग इन्हीं उपकरणों के द्वारा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है। फ्रेंड्स, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन क्या होगा, जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या फिर मेजरमेंट है उसका एप्लीकेशन क्या होगा फ्रेंड्स। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हम वर्गीकरण कर देते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, बिना हम जाने बिना हम परखे किसी भी चीज़ का वर्गीकरण नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा चैन सिलेक्शन। अगर बात करें किसी भी इक्विपमेंट की या किसी भी क्वांटिटी की तो हम वहाँ पर उसका सिलेक्शन या फिर उसका चयन नहीं कर सकते जब तक हमको उसका गुण नहीं पता होगा। फ्रेंड्स, अगर हमको पता होगा कि ये करंट वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या फिर ये वोल्टेज वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो हम उसी आधार पर उसका क्लासिफिकेशंस करने वाले हैं और उसी के आधार पर हम उसका सिलेक्शन भी करेंगे। हो सकता है हमको किसी भी ऐसी कोई भी ऐसा एप्लीकेशन रिक्वायर्ड हो जहाँ पर हमको करंट मेज़र करना हो। फ्रेंड्स, अगर हमको करंट मेज़र करना होगा तो हम वहाँ पर सिलेक्शन करेंगे कि हमको किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो लाइक हम क्या करेंगे, करंट के लिए सिंपल एमीटर का यूज़ करेंगे। या फिर अगर बात करें फ्रेंड्स कि हमको वोल्टेज मेज़र करना है तो अगर वोल्टेज का मेज़रमेंट करने के लिए हमको इक्विपमेंट की सिलेक्शन करना होगा तो हम वहाँ पर देखेंगे कि हमारा वोल्ट मीटर यहाँ काम करने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, अगर थर्ड की बात करें कि थर्ड हमारा क्या बोल रहा है तो थर्ड है हमारा तुलना करने में। फ्रेंड्स, अगर बात करें दो क्वांटिटी हमारे पास है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जिससे हम उसका कंपैरिजन करा लें तो हमको नहीं पता लग पाएगा कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है, या फिर हमको ये नहीं पता लग पाएगा कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट या फिर कौन सी डिवाइस हमारी अच्छी है और कौन सी डिवाइस हमारी बेकार है या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन है। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जब तक हमको नहीं पता होगा उसके बारे में तब तक हम उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसके ये 4 बेसिक्स एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसके उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं सामने लिखे हुए हैं उद्देश्य। तो पहला इसका उद्देश्य क्या होगा, पहला उद्देश्य इसका होगा विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के विकास में। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम ये क्या है तो ये हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का विकास करने में या उसके डेवलपमेंट में। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास नए नए उपकरण नहीं होंगे तो जो हमारे मेथड्स हैं उसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि पहले जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, चाहे वो करंट मेजरिंग डिवाइस हो, चाहे वो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस हो, चाहे वो रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस हो, तो उनका जो साइज़ था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। फ्रेंड्स, आज के मॉडर्न टाइम में फ्रेंड्स क्या हुआ है कि वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गए। तो इसी की मदद से हमने जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से हमने विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी इसके क्षेत्र में क्या किया है, हमने विकास कर लिया है, जिससे हम जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं उन सब की क्वांटिटी या फिर क्वालिटी को हम इसके आधार पर चेंज करते रहते हैं, या फिर जैसा हमारा डेवलपमेंट है उस हिसाब से हम उनको चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा फ्रेंड, अनुसंधान करना, अनुसंधान कार्य में। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम सेकंड की तो रिसर्चेस में। अगर बात करें कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का दूसरा उद्देश्य क्या होगा तो सिंपल है, मेजरिंग रिसर्चेस में। फ्रेंड्स, अगर बात करें जो हमारे इक्विपमेंट हैं, जैसे अभी बता दिया कि हमको जो एक मेथड्स हैं हमारे या फिर जो हमारे डिवाइसेस हैं तो उसको हमको मॉडरेट बनाना है। कहने का मतलब ये है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उससे हमको उसको रिप्लेस कराना है, तो तभी हम रिप्लेस करा पाएंगे, जब तक हम उसकी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो जब हम रिसर्च कर लेंगे उसके बाद ही हम उसको चेंज करा पाएंगे। अगर थर्ड की बात करें फ्रेंड्स तो थर्ड में क्या होगा, दुर्घटनाओं को कम करना। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड जैसा आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स की अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट के अंदर हमको नहीं पता कि जो ओवन है, जो हमारी भट्टी है, उसके अंदर का टेम्परेचर कितना है, या फिर हम ये नहीं बता पाएंगे कि जो हमारा बॉयलर चल रहा है उस बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर कितना है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि जो हम बता पाएंगे जो हमारी मशीन्स चल रही हैं उसमें कितना हीटिंग जनरेट होने वाला है। तो उन सारी चीज़ों को मान लीजिए अगर हमको नहीं पता लग पाए कि कितना टेम्परेचर ओवन के अंदर का है, भट्टी के अंदर का है, या फिर जो हमारा बॉयलर चल रहा है उस बॉयलर के अंदर कितना टेम्परेचर हो चुका है, तो फ्रेंड्स हमको नहीं जब पता लगेगा तो वहाँ हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर एक्सीडेंट हुआ तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा क्षति होगी। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करते रहेंगे, और हम अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमारा कितना टेम्परेचर ओवन का है। ठीक,
नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, समय की बचत करना। बिल्कुल सही है, सेविंग द टाइम को हमारा सेव करेगा। अगर हम बात करें कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो बिल्कुल तुरंत हमको पता लग जाएगा कि कितनी हमारी क्वांटिटी है या कितनी वैल्यू में हमारा करंट फ्लो हो रहा है या फिर वोल्टेज फ्लो हो रहा है, ठीक, या फिर कितना वहाँ पर टेम्परेचर उत्पन्न हो चुका है, ठीक। तो अगर बात करें टेम्परेचर की या फिर हीट कितना प्रोड्यूस हो रही है, तो वहाँ पर हम बता पाएंगे कि कितनी क्विकली, बहुत विद इन सेकेंड हम वहाँ पर बता पाएंगे कि हमारी कितने डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कितने डिग्री केल्विन हमारा वहाँ का टेम्परेचर है। तो समय की बचत करने में। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रणाली में संशोधन करना। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा इम्प्रूव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या फिर इसका सेकंड जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है इम्प्रूव द सिस्टम, टू इम्प्रूव द सिस्टम। अगर बात करें सिस्टम, तो अगर हम फ्रेंड्स अगर सिस्टम की हमको कमी नहीं पता होगी तब तक हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उसकी कमियों को पता लगाते हैं, उसके बाद हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इकोनॉमिकल। फ्रेंड्स अगर हमको नहीं पता होगा उसकी क्वांटिटी, जैसे अभी बता दिया कि हमको जब तक क्वांटिटी नहीं पता होगी तब तक हम उसको संशोधित नहीं कर पाएंगे या फिर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो सेम यहाँ भी पता ये इस पर भी यही अप्लाई होती है कि जब तक हमको उसकी कॉस्ट नहीं पता होगी फ्रेंड्स, जब तक हम कम कॉस्ट वाला काम नहीं बना पाएंगे या फिर उसको कम कॉस्ट के लिए डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्या होगा, पैमाने को बनाने में या फिर स्केल का निर्माण करने में भी इसका उपयोग या फिर उसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है और ये सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। फ्रेंड्स अगर बात करें इस वाले पूरे पैरा से जितना भी ये हमारा रिटेन है, इस सारे रिटेन जो डेफिनेशन है छोटी छोटी, इस छोटी छोटी डेफिनेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके फाइनल एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसको देखकर आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा और इसको बहुत 2 बार देखना है, बहुत ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, और दूसरी बार आपको नोट्स बनाना है। पहली बार आप इसको एक बार देख लेंगे फ्रेंड्स, दूसरी बार आप इसको इसके नोट्स बना लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो सम हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो क्या कह रही है। फ्रेंड्स अगर पहले की बात करें, फर्स्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट है हमारा स्केल। स्केल मतलब पैमाना। पैमाना क्या होता है, तो अगर बात करें कि हमारे पैमाने की, तो सूचना उपयंत्रों में वह आंकिक युक्ति जिस पर सूचना मापन राशि के परिमाण अर्थात मात्रा को सूचित करता है, पैमाना कहलाता है या स्केल कहलाता है। फ्रेंड्स अगर बात करें हम स्केल की, तो स्केल अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ की। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है वास्तविक मान या रियल वैल्यू। फ्रेंड्स अगर बात करें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी भी डिवाइस की, तो उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं। एक वो वैल्यू होती है जिसको हम रियल वैल्यू बोलते हैं, एक वो वैल्यू होती है जो हमारी मेजरिंग वैल्यू होती है या जो हमने मेज़र किया है, मापा है। तो चलिए देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट की ये वाली वैल्यू। तो अगर फर्स्ट की बात करें, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू की बात करें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वह वैल्यू, किसी भी राशि का वह मान जो एब्सोल्यूट ट्रू होता है या उसके आइडियल वैल्यू के निकटतम होता है, तो उसे रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या प्योर वैल्यू कहते हैं। कहने का मतलब साफ है फ्रेंड कि अगर हम रियल वैल्यू की बात करें, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट की वो वैल्यू या वो मान जो उसके आइडियल वैल्यू के निकट होता है या फिर उसकी रियल वैल्यू के बराबर होता है, तो हमने इसको बोल दिया कि हमारा ये रियल वैल्यू है या फिर ट्रू वैल्यू है, या हमने इसको प्योर वैल्यू बोल दिया। फ्रेंड्स इसमें 2 हमारे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पहली हमारी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू होना चाहिए। दूसरी इसने ये बोल दिया कि जो हमारी वैल्यू है, अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू की बात करें या फिर जो हमारी राशि हमको प्राप्त हुई है वो आइडियल वैल्यू के निकट हो, तो हम इन दोनों को या फिर इन दोनों के प्रकार को हम बोल देंगे, या फिर इस टाइप के जो भी हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई है, तो उस वैल्यू को हम बोल देंगे कि ये हमारी रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या फिर हमारी प्योर वैल्यू है। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा मापित वैल्यू। पहली तो थी फ्रेंड्स हमारी ट्रू वैल्यू, सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है हमारा मेजर्ड वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू की बात करें, तो मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू होगी जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र करते हैं या मापते हैं।
सपोज दैट फ्रेंड्स हमने क्या किया, स्केल के सहायता से हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर ली कि हमको 10 ये लाइन मेज़र करना है, ये लाइन है। तो सपोज दैट हमने क्या किया, 15 सेंटीमीटर स्केल का जो पैमाना है उससे हमने इसको मेज़र कर लिया। तो अगर इस वाली वैल्यू की हम बात करें कि यहाँ तक हमारी 15 सेंटीमीटर है, तो इस वाली वैल्यू को हम बोल देंगे फ्रेंड्स कि हमारी मेजर्ड वैल्यू है या फिर हमारी मापित वैल्यू है, मापित मान है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये तो आपको पता लग गया कि मापित वैल्यू क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की के द्वारा मापी गई वैल्यू को हमने बोल दिया मेजर्ड वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्या है हमारा विभेदन। विभेदन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स रेजोल्यूशन की बात करें तो आपने बहुत बार सुना होगा रेजोल्यूशन, पर इसका आपको मीनिंग नहीं पता हुआ होगा, या अगर बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग पता भी होगा। तो चलिए देखते हैं रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स अगर बात करें रेजोल्यूशन का, तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वह गुण जो सूक्ष्म मानों में अंतर ज्ञात करता है, रेजोल्यूशन कहलाता है। कहने का मतलब साफ है फ्रेंड्स कि अगर बात करें हम रेजोल्यूशन की, तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वह गुण जो उसके मानों को बहुत सूक्ष्म मानों के अंतर में ज्ञात करता है। जैसे अगर सीआरओ की बात करें फ्रेंड्स, कैथोड रे ऑक्सीलेशन की बात करें, ऑक्सीलेटर की बात करें, तो फ्रेंड्स जो हमारा सीआरओ है उसमें होता क्या है, आपने देखा होगा कि उसके ऑक्सीलेशंस होते हैं जो वो कुछ इस टाइप के ब्लॉक्स पर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस ब्लॉक्स को काउंट कर और उसके जो भी कैलिब्रेटिंग उसकी वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारे दिख रहे हैं इसको हमने बोल दिया हमारे ये रेजोल्यूशन है, कितना रेजोल्यूशन है उसके अंदर। अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्या है हमारा कैलिब्रेशन, अंशांकन। अगर बात करें फ्रेंड्स कैलिब्रेशन की, तो कैलिब्रेशन क्या है देखिए, तो कैलिब्रेशन का मीनिंग है फ्रेंड्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा उस इंस्ट्रूमेंट की आइडियल और स्टैंडर्ड मान के तुलना करना कैलिब्रेशन कहलाएगा। फ्रेंड्स अगर बात करें, आपने कभी भी अगर लैब्स की होगी तो लैब्स में आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि आप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका कैलिब्रेशन कराते हैं, पहले उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू से उनकी तुलना कराई जाती है। अगर हम कैलिब्रेशन नहीं कराएंगे, अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट नहीं करेंगे, तो वहाँ पर जो एरर है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कैलिब्रेशन की, तो कैलिब्रेशन हमारा होगा इंस्ट्रूमेंट की आइडियल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू की अगर हम तुलना करा रहे हैं तो हम उसको बोल देंगे कि हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी, यथार्थता। फ्रेंड्स अगर एक्यूरेसी की बात करें, तो एक्यूरेसी किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रियल वैल्यू तथा मेजर्ड वैल्यू का अंतर होती है। ठीक, अगर सिंपल मीनिंग में बात करें कि हमारी जो एक्यूरेसी है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमारी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी होगी क्या, तो एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी हमारी होगी रियल वैल्यू। फ्रेंड्स रियल वैल्यू माइनस रियल वैल्यू फ्रेंड्स आरवी से लिखते हैं माइनस मेजर्ड वैल्यू। फ्रेंड्स ये अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा इस डेफिनेशन के नीचे फ्रेंड्स कि हमारी एक्यूरेसी होती क्या है। तो एक्यूरेसी होती है किसी भी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट की रियल वैल्यू तथा मेजर्ड वैल्यू का अंतर, हम एक्यूरेसी कहते हैं उसको, हम एक्यूरेसी कहते हैं उसको। ठीक है, ये अंतर ही त्रुटि कहलाता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, अगर बात करें रियल वैल्यू और उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच का अंतर होता है, वही तो हमारी तो त्रुटि होती है, एरर होती है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि जो हमारे दोनों का अंतर होता है उसी को हमने त्रुटि बोल दिया। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो हमारी एरर है, तो एरर जितनी कम होगी इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही अधिक होगी। फ्रेंड्स हमारा मेन कंसंट्रेट होता है कि हमारी जो एरर है वो कम से कम हो। जब कम से कम एरर होगी तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी हाई हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में देखिए फ्रेंड्स कि नेक्स्ट है हमारी सेंसिटिविटी। फ्रेंड्स सेंसिटिविटी की बात करें कि हमारी जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, वो क्या है, तो देखिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी जाने वाली क्वांटिटी में परिवर्तन करने पर इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर पर जो डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है उसे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें हम कि इस डेफिनेशन की, तो इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, इस डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो क्वांटिटी है, अगर उसकी जो क्वांटिटी मेजरिंग क्वांटिटी है उस मेजरिंग क्वांटिटी में थोड़ा भी परिवर्तन हम करते हैं या फिर हम उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करने से उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर पर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस डिफ्लेक्शन को हमने बोल दिया कि उसकी यह सेंसिटिविटी है। अगर बात करें फ्रेंड्स कि
उसे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहते हैं। बिल्कुल सही, जो हमने मेज़र कर लिया उसके मतलब जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है कितने परिवर्तन के बाद क्वांटिटी के, तो उसको हमने बोल दिया सेंसिटिविटी। अगर बात करें फ्रेंड्स, यदि मापी जाने वाली वस्तु की क्वांटिटी की, जो भी हमारी मापी जाने वाली क्वांटिटी है उसमें कम परिवर्तन करने पर डिफ्लेक्शन अधिक प्राप्त होता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा हाईली सेंसिबल या फिर उसकी जो सेंसिटिविटी है वो हाई होगी। फ्रेंड्स, यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिविटी है, अगर हम किसी भी अपने कोई हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हम जो मेजरिंग क्वांटिटी है उसमें थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं, तो अगर उसका डिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम बोल देंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है या फिर उसकी सेंसिटिविटी हाई है। तो फ्रेंड्स, सिंपल बोलें कि हमारी जो सेंसिटिविटी है वो मेज़रमेंट द्वारा जो भी मेज़र करी गई क्वांटिटी है उसमें अगर थोड़ा भी परिवर्तन करना है, तो अगर उसका जो पॉइंटर है उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्राप्त हो रहा है तो हमने बोल दिया उसको सेंसिटिविटी उसकी हाई है। यहीं पर इसके रिवर्स केस की बात करें कि अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन कर रहे हैं या फिर अगर क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर रहे हैं और जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम हमको मिल रहा है, तो हम उस स्थिति में बोल कि हमारा जो सिस्टम है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो लो है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा स्थायित्व या स्टेबिलिटी। फ्रेंड्स, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सिंपल है, स्टेबिलिटी हमारी जो सेंसिटिविटी है उसका इन्वर्स होगी। सेंसिटिविटी जितनी हाई होगी हमारी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अगर सेंसिटिविटी कम होगी तो हमारी स्टेबिलिटी हाई होगी। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी देखिए यहाँ पर क्या है। स्टेबिलिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वह गुण होता है जो सेंसिटिविटी का इन्वर्स होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बता दिया कि जो हमारी स्टेबिलिटी है फ्रेंड्स वो सेंसिटिविटी का क्या है, इन्वर्स है। अगर हमारी सेंसिटिविटी हाई हो गई तो यहाँ पर हमारी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। और अगर हमारी सेंसिटिविटी कम हो गई, अगर हमारी सेंसिटिविटी कम है तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके नोट्स की या फिर इसके जो हमारे दो कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन यहाँ उत्पन्न होने वाली है, तो यहाँ पर दो कंडीशन उत्पन्न होने वाली। पहली कंडीशन तो ये है फ्रेंड्स कि हमारी जो सेंसिटिविटी है वो लो होगी। अगर सिस्टम की सेंसिटिविटी लो है तो हमारी जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो हाई हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन ये होगी कि अगर इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है वो हाई होगी तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो लो हो जाएगी। फ्रेंड्स, ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दोनों ही बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इसको साथ में लिखकर एज इट इज़ चलना है फ्रेंड्स आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन पर कार्य करने वाले कौन कौन से टॉर्क हैं, तो फ्रेंड्स अगर बात करें जनरली हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उस पर 3 प्रकार के टॉर्क काम करते हैं या फिर कार्य करने वाले। तो फ्रेंड्स, अगर पहले वाले टॉर्क की बात करें तो पहला टॉर्क वो होगा हमारा जिसको हमने बोल दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसकी मदद से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका पॉइंटर मूव कर रहा है या डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको हमने बोल दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फ्रेंड्स, अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क। फ्रेंड्स, इन तीनों को अभी हम डिटेल में देखेंगे। अगर बात करें कंट्रोलिंग की या सेकंड की बात करें फ्रेंड्स, तो सेकंड है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क फ्रेंड क्या करेगा, कंट्रोलिंग प्रोवाइड कराएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा डैम्पिंग टॉर्क। फ्रेंड्स, अगर बात करें तीनों की तो हम वन बाय वन अब इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला। अगर पहले की बात करें, फर्स्ट बोलें या फिर फर्स्ट को डिफाइन करें तो फर्स्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो फ्रेंड्स, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर बात करें कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो पॉइंटर है, फ्रेंड्स अगर हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए, सपोज दैट ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये है हमारा पॉइंटर, ये इसका स्केल है फ्रेंड्स और ये है इसका पॉइंटर। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें जो हमारा पहला वाला टॉर्क है, फर्स्ट जो टॉर्क है, जो फर्स्ट टॉर्क है, फर्स्ट हमारा कौन सा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको अच्छे से देख पाएंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में क्या कहा गया कि अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को, सपोज दैट यहाँ पर पॉइंटर था, यहाँ से पॉइंटर यहाँ पर मूव हो गया, तो जो टॉर्क इस पॉइंटर को यहाँ से यहाँ मूव करने में सहायता कर रहा है, तो उस टॉर्क को हमने बोल दिया फ्रेंड्स हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ठीक, कहने का मतलब साफ है फ्रेंड्स कि जो हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करा रहा है या फिर पॉइंटर को ऑपरेट करा रहा है उसको हम बोल देंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ऑपरेटिंग टॉर्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, वह टॉर्क जो
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को ऑपरेट करता है, बिल्कुल सही बात है, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन उत्पन्न करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग टॉर्क कहलाता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। अगर बात करें हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमने वो टॉर्क बोल दिया जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो पॉइंटर है उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है। जब वहाँ पर डिफ्लेक्शन उत्पन्न होगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा पॉइंटर, और जब वो डिफ्लेक्ट करेगा तो हम उस टॉर्क को बोल देंगे कि यहाँ पर हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न हो चुका है। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें, या फिर अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स, कि हमने बोला कि भैया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा कौन सा टॉर्क होगा, तो आपने सिंपल बोल दिया कि जो इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को मूव करा रहा है या फिर ऑपरेट करा रहा है, तो उसको आपने बोल दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर बात करें कि हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम निम्न 4 प्रकार से उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम इसका जो हमारा पहला है, प्रथम है, तो प्रथम क्या होगा, प्रथम की बात करें तो प्रथम हमारा कौन सा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा। फ्रेंड जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको हम क्या करें, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हमारी जो कोई आयरन की नीडल है फ्रेंड्स, कोई सुई है, तो मान लीजिए अगर आयरन की सुई को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे या फिर किसी भी आयरन के पास आप मैग्नेटिक को लेकर आओगे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। सिंपल अगर बात करें सेम पोल के जो मैग्नेट हैं उनको अगर आप संपर्क में रखोगे, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, यहाँ भी हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो अगर इस कंडीशन में फ्रेंड्स इसको पास में रखोगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अगर हम मान लें कि जो हमारा एक पोर्शन है, तो यहाँ पर साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्शन करेगा। या फिर ऐसा हो कि किसी भी मैग्नेट के पास हम आयरन को रखें, तब भी वो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो पहला हमारा यही है फ्रेंड्स कि हमारा जो इफेक्ट है या फिर जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा बना सकते हैं या फिर उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला क्या हो सकता है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप। सेकंड क्या हो सकता है, मैग्नेटिक रिपल्शन टाइप। ठीक, नेक्स्ट की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे आपने इंडक्शन मशीन जो डीसी मशीन पढ़ी है, तो डीसी मोटर में आपने देखा होगा शेडेड पोल और स्प्लिट फेज मोटर पढ़ी होगी या फिर इंडक्शन मशीन में पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा कैसे होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, पोल को शेडेड करेंगे। फ्रेंड्स अगर बात करें पोल की, तो पोल को शेडेड करने का हमारा पर्पज़ ये होगा कि हमारा वहाँ पर ज़्यादा फ्लक्स जनरेट हो। अब जितना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा वहाँ टॉर्क उत्पन्न होगा। क्योंकि अगर बात करें करंट, तो करंट हमारी टॉर्क जो हमारा फ्लक्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स उतना ज़्यादा करंट, और जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा वहाँ पर टॉर्क लगेगा फ्रेंड्स। ठीक, तो अगर बात करें फ्रेंड्स कि इस वाले सिस्टम की, तो इस वाले सिस्टम में हम क्या करेंगे कि अपने जो पोल हैं उसको शेडेड बना देंगे। नेक्स्ट की बात करें कि हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पैदा करेंगे, तो नेक्स्ट होगा हमारा स्प्लिट पोल। फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो हमारे पोल हैं उसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने का भी यही पर्पस है कि हम जब स्प्लिट करेंगे तो वहाँ पर 2 मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएंगे। जब 2 मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएंगे तो वहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो एक दूसरे से 90 डिग्री के फेस एंगल पर होगा। जब फेस एंगल पर 90 डिग्री के उत्पन्न होगा तो वहाँ पर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करें तो ड्रम टाइप। ड्रम टाइप में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ड्रम टाइप की बात करें तो ड्रम एक हॉलो सिलेंडर होता है, उसके ऊपर हम वाइंडिंग कर देते हैं, उसके ऊपर कॉइल लगा देते हैं, और कॉइल के कारण हम क्या करते हैं कि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट हम इसको और कैसे बना सकते हैं, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो आपने क्या किया, एक वाइंडिंग ये बनाई, दूसरी वाइंडिंग ये बनाई। अगर आप यहाँ पर इस वाली वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरी वाली वाइंडिंग में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो आपने क्या कहा, इस वाली की मदद से यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही, तो इसको आपने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो रोटेटिंग मशीन होती है उससे हम इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट पैदा करते हैं। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट है हमारा थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट के भी द्वारा फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि इफेक्ट को प्रोड्यूस करा देते हैं, पैदा कर देते हैं। और जब वहाँ पर थर्मली इफेक्ट हम वहाँ लगाते हैं या फिर हम वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि वहाँ का जो रजिस्टेंस है वो कम हो जाए। जब रजिस्टेंस कम होता है तो वहाँ पर हमारा करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वहाँ पर हमारा ज़्यादा
फ्लक्स जनरेट होगा। और जब ज़्यादा फ्लक्स, जैसे आपने इससे पहले देखा कि फ्लक्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो टॉर्क है वो हमारे करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब फ्लक्स ज़्यादा उत्पन्न होगा, करंट ज़्यादा उत्पन्न होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, फ्लक्स ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगी फ्रेंड्स, और करंट ज़्यादा होगी तो हमारा टॉर्क ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हम आपका केमिकल इफेक्ट के द्वारा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आज का आपका सेशन। तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट सेशन की बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेंड्स कंट्रोलिंग टॉर्क और जो हमारे डैम्पिंग टॉर्क हैं उसको डिफाइन करेंगे, और उसके साथ साथ हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो टाइप्स हैं उसको भी स्टार्ट करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के द्वारा इसको शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो कि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबका आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।